नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। सोशल मीडिया पर गीता प्रेस की आर्थिक तंगी बताकर ठग करने वाले गिरोह काफी सक्रिय हो गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से चंदा वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद गीता प्रेस के ट्रस्टी ने इसका खंडन किया और बताया है कि गीता प्रेस में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं चल रही है। गीता प्रेस प्रबंधन ने भी बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कुछ संगठित क्षेत्र के लोग सोशल मीडिया पर आर्थिक संकट के कारण गीता प्रेस के बंद होने की अफवाह फैला रहे हैं। गीता प्रेस की मदद के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। संस्था किसी तरह का अनुदान स्वीकार नहीं करती है। ये एक ठगों के सक्रिय गिरोह के द्वारा गीता प्रेस को बदनाम करने के हिसाब से और गीता प्रेस बंद की अफवाह फैलाकर और गलत ढंग से लोगों से चंदा वसूल किया जा रहा है, ऐसी सूचना मिली है, जिसका पूर्णतया खंडन करते हैं और गीता प्रेस सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वेतन को लेकर असंतोष चल रहे कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया था। विवाद आगे ना बढ़े, इसको देखते हुए प्रबंधन ने प्रेस को बंद कर दिया था। हालांकि 10 दिन में समझौता हो जाने के बाद प्रेस का काम सुचारू हो गया, लेकिन उसी दौरान मेरठ, दिल्ली, कोलकाता में कुछ ठगों ने गीता प्रेस के बंद होने की अफवाह फैलाकर सोशल मीडिया पर चंदा मांगना शुरू कर दिया था। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को देश के 50 गुणवत्ता युक्त विश्वविद्यालय में शामिल करने के लिए अब पाठ्यक्रम के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत छात्रों को नई दिशा प्रदान की जाएगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की स्थितियों का परीक्षण कर सत्र नियमित किया जाएगा। गुणवत्ता युक्त पठन पाठन व देश के 50 विश्वविद्यालयों में गोरखपुर विश्वविद्यालय को शामिल करना प्राथमिकता होगा। कई अन्य भाषाओं की पढ़ाई भी शुरू कराने की योजना है। छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में लेक्चर बैंक बनाया जाएगा। जिस शिक्षक के अच्छे लेक्चर होंगे उन्हें कॉपीराइट भी दी जाएगी। देश के 50 गुणवत्ता युक्त विश्वविद्यालय में गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम शामिल करने के लिए अब पाठ्यक्रम के नियमों में बदलाव किया जाएगा। साथ ही साथ छात्रों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, इसके लिए लेक्चर बैंक भी विद्यालय में बनाया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन के तहत शिक्षा प्राप्त हो सके। गोरखपुर विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं, इसलिए पहल किया जाएगा कि खेलो इंडिया के तहत जो खिलाड़ी जिस लायक हो उसे वैसा महत्व मिले। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का भी प्रयास रहेगा। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन ने बुधवार को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए प्रदेश के 73 शिक्षकों के नाम की घोषणा की है। इस सूची में गोरखपुर के प्राथमिक स्कूल सिकटौर खोराबार की सहायक शिक्षक श्वेता सिंह का नाम भी शामिल है। विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए इस पुरस्कार के लिए चयनित श्वेता सिंह पहले भी उल्लेखनीय कार्य के लिए कई बार पुरस्कार पा चुकी हैं। बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की अनोखी कला, जिससे बच्चे पढ़ाई के प्रति आकर्षित होकर खुद से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, यह सारी कला गोरखपुर के प्राथमिक स्कूल सिकटौर खोराबार की सहायक शिक्षक श्वेता सिंह में है। यही कारण है कि आज राज्य सरकार द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए श्वेता का नाम चयनित हुआ है। पढ़ाई को लेकर बच्चों में उत्साह पैदा करने के लिए स्वयं के संसाधनों से लैपटॉप और माइक लेकर आना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के कुल 73 ऐसे शिक्षक हैं जिनको राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हीं में से एक खोराबार प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका श्वेता सिंह हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई की नई पद्धति से बच्चों के प्रति रुचि जगाई और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्वेता को इससे पहले राज्य आईसीटी पुरस्कार, राज्य आईसीटी कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, कहानी सुनाओ प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार और दस्तक अभियान के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। शादियों में दूल्हे राजा को ढोने वाले घोड़े कोरोना काल में भूखों मर रहे हैं। कई घोड़े भूख के चलते दम तोड़ चुके हैं तो कुछ दुर्बल हो चुके हैं। बग्गी वाले घोड़ों को बेचकर बचे हुए घोड़ों का पेट भरने का इंतजाम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से वैवाहिक और धार्मिक आयोजनों में बग्गी वालों का क्रेज बढ़ा है। इनकी बुकिंग 8,000 से 15,000 के बीच होती है, जिसमें 5,000 एक घोड़े के खाने पर होता है खर्च। स्थानीय स्तर पर बैंड वालों की मदद से मुरादाबाद के करीब दर्जन भर परिवार इस धंधे से जुड़े हुए हैं।
हमारा बैंड बाजे का कारोबार है और हम लोग लॉकडाउन की वजह से एकदम टूट गए हैं। कारीगर हमारे भूखे मर रहे हैं और हम लोग एकदम सड़क पे आ गए हैं। बहुत परेशानी झेल रहे हैं और कारोबार एकदम खत्म हो चुका है। और समझ लीजिए घोड़े जिसके पास 12 घोड़े हैं वो बेचारा कहाँ से सूद ब्याज और क्या नाम है सोना बेच के अपना खर्चा चला रहा है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग की रोजी चली गई, शादियाँ कैंसिल हो गई। उसके बाद शादियाँ की जो डेट पड़ रही है कस्टमर उसमें डरा रहे हैं कि पता नहीं फिर आगे क्या होगा। गोरखपुर के रेती रोड निवासी राजकुमार ने 5 साल पहले करीब 2 लाख में 4 घोड़े खरीदकर इस धंधे की शुरुआत की, लेकिन कोरोना की दस्तक के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया है। योगी सरकार ने जब एंटी भूमाफिया का कानून बनाया तो गरीब और कमजोर लोगों को एक आस जगी थी कि अब उनकी जमीन कोई भी किसी भी तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन हकीकत में इस कानून को भूमाफिया और जमीन के दलालों ने हाईजैक कर लिया है। बस्ती के लौकियावा ग्राम निवासी गोविंद आर्थिक तंगी के चलते अपनी जमीन बेचनी चाहिए। उसने कई लोगों से यह बात बताई, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोविंद के आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी डीलर ने संपर्क किया और उसे भरोसे में लेकर ठगी को अंजाम दे दिया। बैनामा हमने किया तो कहा चेक दिखाया, कहा बैनामा कर दो ले लेना। उसके बाद हमने बैनामा किए, ये लोग कहे कि खरीदारी हो जाएगा तब चेक देंगे। 1 महीना बीतने के बाद हमने अपनी चेक का मांग किया तो ये लोग इधर उधर घुमाने लगे। उसके बाद हमने चेक बैंक में पता लगाया तो बैंक मैनेजर ने कहा कि हमारा पैसा तुमको मिल गया है, उसका कैमरा है, कैमरे में डब्ल्यू हो गया, मारुति देवी से खाते से पैसा निकाल लिया। शातिर जालसाद ने पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के मैनेजर और बैंक कर्मियों की मिली भगत से घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन पूरी फुटेज बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत एसपी से की, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने डब्लू मौर्य व मालती देवी दोनों के खिलाफ 419 और 420 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसको एक मध्यस्थ ने और क्रेता ने बैंक से कैश करा के आपस में बांट लिया। इनकी सूचना पर मुकदमा कायम है। बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है और जो भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है शीघ्र की जाएगी। कम पढ़े लिखे होने के चलते कई बार किसान इस तरह की जालसाजी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए जरूरत है कि नटवर लालों के साथ उनकी मदद करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की। बस्ती से राजीव की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां घाघरा नदी के जलस्तर में कमी दर्ज होने के बावजूद इलाकाई लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 2 दर्जन परिवारों के आशियाने कटान की जद में आने के मुहाने पर खड़ी हैं। वहीं दर्जनों गांव के लोग रात दिन नदी की हरकतों पर निगाहें बनाए रख रहे हैं, ना जाने कब उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। घाघरा नदी का रुख देखने मात्र से ही डर लग रहा है। कई एकड़ खेती योग्य भूमि नदी के उफान में समा चुकी है, वहीं सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। 1 महीने के भीतर 2 बार रिंग बांध कटने से भारी नुकसान हुआ है। आबादी के करीब तेजी से कटान हो रही है। घाघरा बीते 24 घंटे में 22 सेंटीमीटर घटी है, लेकिन लोगों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बगहवा विद्यालय यह कटने के कगार पे है। इसके बाद साथ लगा हुआ पूर्वा राम सिंगार जी पूर्व प्रधान का, ये भी कटने जा रहा है। घाघरा नदी की कटान से 69 घर अब तक कट करके नदी में विलीन हो गए हैं। जो भी निजी घरों को नुकसान हुआ है या फिर परिसंपत्ति को नुकसान हुआ है, उनका आकलन करके उनको सबको मुआवजा दिया जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। साथ में जो कृषि भूमि जलमग्न होती है या कटान से होती है तो उसका भी पूरा मुआवजे का प्रावधान होता है। जैसे ही पानी घट रहा है उसका सर्वे हमने चालू कर दिया है। वहीं पूरे मामले पर डीएम का कहना है कि बाढ़ के चलते जो क्षति हुई है उसके स्थान पर व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिनके घर गिरे हैं उनको मुआवजा मिलेगा, जिनकी फसल बर्बाद हो गई है उसके लिए किसानों को ऑनलाइन भरना होगा, जिसका सर्वे होगा तब मुआवजा मिलेगा। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। आजमगढ़ के देवली जंगल में गोकशी की सूचना पर पहुंची थाना मुबारकपुर पुलिस टीम की गोकशी करने की तैयारी में जुटे गोकशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने टॉप 10 अपराधी 25,000 का इनामी को गिरफ्तार करने के साथ ही 5 से तमंचा और कारतूस बरामद किया। लगातार दूसरे दिन पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ। पुलिस के अनुसार शातिर गौकस दिलसाद मुबारकपुर पुलिस के जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है। इसका एक साथी व अन्य मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गिरफ्तार अभियुक्त दिलशाद एक शातिर गौकस है। इस पर
गौकशी व अन्य संगीन धाराओं के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। यह थाना अकबरपुर से भी पुलिस मुठभेड़ में वांछित था। थाना मुबारकपुर पुलिस देवली के जंगल में गई थी। वहाँ कुछ गौकश एक गौवंश को काटने की तैयारी कर रहे थे और जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक गौकश घायल हुआ। कुछ गौकश मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश की जा रही। आजमगढ़ पुलिस की सक्रियता के चलते टॉप 10 अपराधी व 25,000 का इनामिया के पास से गौकशी करने हेतु गौवंश, तमंचा व कारतूस बरामद किया है। वहीं मुठभेड़ में घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए युवकों ने गैंग बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग को वाराणसी के रोहनिया थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। रोहनिया क्षेत्र के एक ढाबे पर कुछ युवकों द्वारा एक बस कंडक्टर का बैग छीन लिया गया, जिसमें सवारियों से प्राप्त पैसा, टिकट व मशीन भी था। इसके अलावा बीते 1 सितंबर को रोहनिया क्षेत्र में ही वसूली कर लौट रहे एक सेल्समैन का बैग भी कुछ लोगों द्वारा छीन लिया गया था। पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान इन दोनों घटनाओं में पकड़े गए 5 अभियुक्तों के होने की पुष्टि हुई है। इन 5 अभियुक्तों का कोई पूर्व में क्रिमिनल इतिहास नहीं रहा है। ये पहली बार गैंग प्रकाश में आया है। इसमें कुछ 2 ऐसे हैं जो लॉकडाउन से पहले वापस मुंबई और गोवा से वापस आए हैं और यहाँ पे ये इन्होंने लूट की 2 वारदात की थी, जिसका आज सफल अनावरण किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त मुंबई से और एक गोवा से लॉकडाउन के दौरान नौकरी छोड़कर वापस रोहनिया अपने गांव लौटा था। 5 अभियुक्त रोहनिया क्षेत्र के निवासी हैं। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 2 मोटरसाइकिल, एक अनलीगल असलहा और 100% बरामदगी। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए युवक अब पैसों के लिए अपराध का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में युवकों को चाहिए कि वह अपराध की जगह अपने क्षेत्र में ही कोई छोटा मोटा रोजगार कर अपनी आजीविका चलाएं। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया में गोलमाल पाया गया है, जिसके जिम्मेदार 2 खंड शिक्षा अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी गई है, जिस पर डीएम ने अपनी मुहर लगा दी है। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को टेंडर और कोटेशन के माध्यम से कपड़े खरीदकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सिलवाने हैं। लेकिन इस बीच आरोप लगा कि दूसरे जिलों की फर्मों ने टेंडर व कोटेशन दिया है। प्रकरण जब डीएम तक पहुंचा तो जांच में पाया गया कि ड्रेस सिलाई के लिए जिन स्वयं सहायता समूह को नाम दिया गया था वह फर्जी थे। शिकायत आई थी, जांच करी गई तो ये पाया गया कि एसएचजी जिसका नाम लिया गया वो एसएचजी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए उनके खिलाफ शासन में लिखा गया 2 BA उसके खिलाफ। एक तरफ जहां प्रशासन शिक्षा अधिकारियों पर बाहर से खरीदारी करने का आरोप लगाकर निलंबन किया, वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के संबंधित व्यापारियों ने प्रशासन पर शिक्षा अधिकारियों से बाहरी फर्मों से खरीदारी करने का दबाव डालने का आरोप लगाया। व्यापारियों का आरोप है कि शासनादेश के विरुद्ध स्थानीय व्यापारियों की बजाय बाहरी जनपदों के व्यापारियों को तरजीह अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। पूरे जनपद के व्यापारी दुखी हैं। प्रबंध समिति विद्यालय समितियों में हमारे जो वित्तीय वर्ष 2020-21 यूनिफॉर्म वितरण के लिए कपड़ा उपलब्ध कराना था। संपूर्ण व्यापारी कपड़े को अपने स्टोर में रख लिए हैं सरकार के मानक के अनुसार। आज आजमगढ़ जनपद के उच्च अधिकारियों द्वारा बाहरी जनपद के बाहरी फर्मों से कपड़ा खरीद करने के लिए दबाव बनाई जा रही है प्रबंध समितियों को। प्रशासन जहां स्थानीय स्तर पर ही कपड़ों की खरीद के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सिलवाने की बात कर रहा है, वहीं स्थानीय व्यापारियों की भी यही मांग है। लेकिन उनका आरोप है कि इसकी आड़ में ऑनलाइन तरीके से बाहरी फर्मों से आवेदन कराने का काम जारी है। मामले की उच्च स्तरीय जांच होने पर ही सच की परत खुल सकती है। गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन योजना में गांव-गांव में घोटालों की खबर सामने आने लगी है। आरोप है कि शौचालय निर्माण के लिए आए 35 लाख रुपयों का ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा बंदरबाट किया गया है और मृतकों के नाम से भी शौचालय का पैसा निकाल लिया। जनपद गाजीपुर में ब्रह्मादासपुर ग्राम सभा है, जहां पर साल 2019 में इस गांव के साथ ही मोहम्मदाबाद ब्लॉक का स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ODF कराने हेतु लाखों का बजट आया था, जिसके तहत इस गांव के लिए 294 शौचालय की स्वीकृति मिली और करीब
35 लाख रुपए ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खाते में विभाग के द्वारा रिलीज किए गए थे। आरोप है कि 294 शौचालयों में से 94 शौचालय भी प्रयोग के लायक नहीं हैं, कि वहीं 5 साल पूर्व में जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके नाम पर भी पैसे निकाले गए हैं। ना मिल का है ना मिलबे ना कल तो का करेगा। अरे कहीं आप पात्र ना रलियो कर हां तो ना दे हां जे तक देबे वाला तब हमनी के का करेंगे। के ना देलस प्रधान ही ना में बना ना दे ना। लिस्ट में नाम रहे आपका? हां रहा। लिस्ट में नाम रहल आपका जी। तो प्रधान जी कुछ देला वाला नहीं का कुछ ना मिलल ओमा ढकैले नहीं के तो मसाज कैसे होई? चेक मिलल कितना का? 6000 मतलब 6000 के अलावा कुछ ना मिलल ना। वहीं जांच करने आए अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने माना कि कुछ अपूर्ण शौचालय मिले हैं जिन्हें पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान से जब इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो उसने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आए पैसे में से मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, बल्कि कुछ शौचालयों को मैंने स्वयं बनवाया, तो कुछ शौचालयों के निर्माण के लिए लाभार्थी को पैसे दे दिया। शौचालय अधिकांश बने हुए हैं, कुछ शौचालय जो है इनकम्प्लीट हैं। अब जब तक पूरी जांच करके जो यहाँ की लिस्ट है उससे मिलान कर लेंगे तब हम आगे का बात बता सकेंगे कि कितना दोषी प्रधान है या कौन है। सर हम कोई घोटाला नहीं किए हैं। जो स्वच्छ भारत के मिशन के तहत शौचालय का आया था उसको हमने कुछ बनवाया और कुछ अन्य लाभार्थियों ने अपने जो स्वयं बनवाया उसको चेक दे दिया। पंचायत का चुनाव करीब है, लिहाजा राजनीतिक फायदों के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव तक चलता रहेगा। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पुलिस और प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा बेगम के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया है, जिस पर अफशा ने ही निर्माण को तुड़वा दिया। यह जमीन और निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा बेगम का है। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण जिला प्रशासन की ओर से पास नक्शे के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण जांच में पाया गया कि अप्रूव्ड नक्शे के विरुद्ध किया गया था और इसमें सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है और ध्वस्त करने के लिए ये मकान मोहल्ला लाल दरवाजा गाजीपुर में श्रीमती अफशा अंसारी पत्नी श्री मुख्तार अंसारी के नाम से था और ये आरबीओ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। नक्शे के अनुरूप कॉम्प्लेक्स का निर्माण न होने पर जिला प्रशासन ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी को नोटिस जारी कर निर्माण ध्वस्त करने की चेतावनी दी है। इससे पहले भी जिला प्रशासन और पुलिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के कई अवैध निर्माण को ध्वस्त करा चुके हैं। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही मुख्तार की पत्नी अफशा ने ही अपने अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बलिया के रसड़ा में पब्लिक पुलिस के बवाल में अब नया मोड़ आ गया है। 3 सितंबर को चक्का जाम करने के दौरान आक्रोशित जनता ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया था, जिसमें एसपी सहित कई पुलिसकर्मी घायल थे। लेकिन आईजी आजमगढ़ को इस पूरे मामले में षड्यंत्र नजर आ रहा है। रसड़ा कोतवाली के मुख्य मार्ग पर हुए विवाद का मामला अब नया रुख में दिखने लगा है। दुलारी देवी ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया था कि पटीदार उनके घर में जबरदस्ती रहते हैं। इस शिकायत पर पुलिस के लोग उसके घर गए और वहां से उसे लेकर आए, लेकिन आरोपित लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे में लोगों ने रसड़ा में चक्का जाम कर लिया था। लेकिन अब डीआईजी आजमगढ़ ने माना है कि मामले को तूल दिया गया है, जिससे विवाद बढ़ा है। पुलिस द्वारा फिर से उसका मेडिकल कराया गया है और पीठ पर जो लेप लगा हुआ था वहां पे स्थानीय डॉक्टरों ने उस लेप को धुल करके देखा तो पूरी पीठ पर कहीं खरोच के निशान भी नहीं है। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं से कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, जो अराजक व शरारती तत्व थे, राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से स्थानीय पंचायत चुनाव जो आने वाले हैं उसमें अपनी नेतागिरी चमकाने के उद्देश्य से इस मामले को प्लान्ड वे में इम्पोज किया। पुलिस अपनी तरफ से ऐसे सारे तत्वों को, जो कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी हैं, उनके आधार पर आइडेंटिफाई करके कड़ी कार्रवाई करेगी।
चक्का जाम के दौरान जब मामला बिगड़ा तो पीड़ित युवा भाग गया। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। जो लेप पीठ पर लगाया था वो साजिश का हिस्सा था। 2 बार मेडिकल कराने के बावजूद कहीं कोई चोट नजर नहीं आई और अब पुलिस साजिश की जांच कर रही है और यह साफ कर दिया है कि दोषी व्यक्तियों पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खबर प्रयागराज से, जहां पर बीजेपी नेता और समाज सेविका पूनम संत के बेटे अनुराग संत के अपहरण और पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बाकी की तलाश कर रही है। पूरी घटना 28 अगस्त की है, जिसे सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग कार से उतरते हैं और अनुराग को उसकी गाड़ी से खींचकर पिटाई करते हैं। पिटाई के बाद अनुराग को जबरदस्ती कार में धकेलकर दरवाजा बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। घटना सिविल लाइंस के गर्ल्स हाई स्कूल के पास एक होटल के पास हुई थी। पैसों के लेन देन का कुछ मामला रहा है और शायद नौकरी देने के नाम पर कुछ लोगों से पैसे लिए गए थे। उस शिकायत के आधार पर थाना धूमनगंज में भी पूर्व में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि ये अभियुक्त बताए जाते हैं और उसी मुकदमे से उसी मामले संबंधित आपस में बातचीत हुई, विवाद हुआ, विवाद में कुछ मारपीट हुई, जिसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने अनुराग के भाई आलोक को फोन करके अपहरण की खबर दी और भाई के बदले 50 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि घटना के कुछ ही देर बाद आरोपियों ने झूसी में अनुराग को छोड़ दिया। अनुराग के भाई आलोक संत ने सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया है। सीसीटीवी जो सामने आए उसका भी हम अवलोकन करेंगे अच्छी तरह से और जिस तरह की शिकायत है तो विवेचना में उस सीसीटीवी को भी लेकर आएंगे। तो जिस तरह की शिकायत मिली थी उस पर शिकायत दर्ज करके एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिटाई की बात तो सामने आई है, लेकिन अपहरण में कई बिंदु घटना से मैच नहीं कर रहे हैं। हालांकि घटना के पीछे अनुराग का कई लोगों से पैसे के लेन देन का विवाद भी बताया जा रहा है। पुलिस ने अब तक एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।